नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चौथा चरण जंग भीषण। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। मतदान के इस दौर में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली पहुंचने की हसरत में 1710 दावेदारों के बीच भीषण प्रचार युद्ध जारी है। चौथे फेज के तहत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के सामने चौथे चरण के मतदान में कई चुनौतियां हैं, क्योंकि इस फेज में आधी से ज्यादा सीटों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। आम चुनाव के मध्य चरण में पूरा तेलुगुलैंड मतदान करेगा। आंध्र प्रदेश के 7, तेलंगाना की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस चरण के तहत मतदाता तय करेंगे। तो आज पेश है हमारी आज का यह खास प्रोग्राम, चौथा चरण भीषण जंग। आया चौथा चरण, चुनावी जंग हुई भीषण। छियानवे सीटों पर मतदान, मैदान में 1710 दावेदार। तेरह मई को मतदान, 4 जून को फाइनल अंजाम। प्रचार ने छुआ चरम, 10 राज्यों में सियासी जंग। संवेदनशील सीटों पर वोटिंग, फोर्स के जवान अलर्ट। सात चरणों का लोकसभा चुनाव आधा रास्ता पार कर चुका है। दुनिया के सबसे बड़े मतदान कार्यक्रम में अब देश के 10 राज्यों की जनता 1700 से ज्यादा दावेदारों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। एक तरफ जीत की हैट्रिक को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए पूरे दम के साथ प्रचार मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के दल फिर से अपना पुराना रुतबा हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शुरुआती चरणों में कम मतदान प्रतिशत होने के बाद अब सबकी निगाहें चौथे चरण पर टिकी है। चुनाव आयोग समेत सभी सियासी दलों को इस फेज में बेहतर मतदान होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की गर्माहट से पूरे देश में सियासी पारा हाई हो चुका है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार देश की सत्ता पर कब्जे के लिए चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष वापस पुराना रुतबा हासिल करने की जंग लड़ रहा है। आम चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 1710 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 360 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। बता दें, इलेक्शन के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इलेक्शन के 4th फेज में सबकी निगाहें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर टिकी हैं, क्योंकि चौथे चरण में दोनों तेलुगु प्रदेशों की सभी 42 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। इस बीच निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक केवी राजेंद्रन रेड्डी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। हालांकि निर्वाचन आयोग की इस कार्रवाई के पीछे के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। बता दें, आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं और यहां मुस्लिम आरक्षण को लेकर एनडीए की घटक दल टीडीपी ने एक बड़ा वादा किया है, जो कि बीजेपी के एजेंडे से बिल्कुल विपरीत है। लोकसभा चुनाव 2024 में 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए पीएम मोदी पूरे देश में प्रचंड प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी और एनडीए की साथी
टीडीपी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से अलग रुख अपना रही है। इसकी वजह यह है कि राज्य में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ ही हो रहे हैं। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया कि सत्ता में आने पर वे मुस्लिमों को 4% आरक्षण जारी रखेंगे। दरअसल पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने धर्मावरम ने एक बातचीत के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। खास बात यह है कि तेलंगाना के जहीराबाद में एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह धर्म के आधार पर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का कोटा मुसलमानों को नहीं देने देंगे। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी आंध्र प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। दोनों दल एक साथ राज्य के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस अलायंस में अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना भी शामिल है। एनडीए के इन घटक दलों के संयुक्त घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसको लेकर 2 दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा ऐलान किया था। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस विरोधी भावना है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयार है। चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि एनडीए आम चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 24 और विधानसभा चुनाव में 160 सीटें हासिल करेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले हफ्ते चंद्रबाबू नायडू ने यह भी ऐलान किया था कि जैसे ही गठबंधन आंध्र प्रदेश में सत्ता में आएगा, मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चौथे चरण के मतदान से पहले प्रदेश में पहुंचकर विपक्ष पर निशाने साधे। शाह ने कहा कि एनडीए का लक्ष्य आंध्र प्रदेश में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और भूमि माफियाओं को खत्म करना है। सत्ता में आने पर हम अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। मोदी जी, चंद्रबाबू जी, भारतीय जनता पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण के अलायंस का उद्देश्य बताना चाहता हूं। हम अपराध को आंध्र प्रदेश से एक गुंडागर्दी और अपराध को समाप्त करने के लिए अलायंस किए हैं। आंध्र प्रदेश से रैंपेंट करप्शन को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है। आंध्र प्रदेश से लैंड माफियाओं को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को फिर से राजधानी बनाने के लिए अलायंस किया है। भगवान तिरुपति बालाजी की पवित्रता को फिर से प्रस्तावित करने के लिए अलायंस किया है और अंत में तेलुगु भाषा को बचाने के लिए हमारा अलायंस हुआ है। भाई और बहनों, ये जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन बाबू, कान खोलकर सुन लो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम तेलुगु भाषा को समाप्त नहीं होने देंगे। वहीं 400 पार सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो नॉर्थ के साथ साउथ में भी बेहतर प्रदर्शन करे। अगर दक्षिण की बात की जाए तो कर्नाटक के अलावा तेलंगाना ही वो राज्य है जहां से बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। हालांकि तेलंगाना से बीजेपी के इस उम्मीद के पीछे ठोस वजह भी है। साल 2018 के असेंबली चुनाव में बीजेपी को 7% वोट और 1 सीट मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली, जबकि हालिया असेंबली चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत दोगुना हुआ और सीटें 1 से बढ़कर 8 हो गई। इस बार बीजेपी ने चुनाव में जहां अपने तमाम बड़े चेहरों को उतारा है, तो वहीं उसने
बीआरएस के कुछ बड़े नामों को भी मौका दिया है। बीजेपी के बड़े चेहरे सिकंदराबाद से जहां प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मैदान में है, तो वहीं करीमनगर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बंडी संजय को एक बार फिर से मौका दिया गया है। मलकाजगिरी में बीजेपी ने तेलंगाना की राजनीति में अहम चेहरे इटेला राजेंद्र को उतारा है, तो महबूब नगर से मुखरवक्ता और तेज तर्रार नेता और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा मैदान में है, जबकि चेवल्ला से पार्टी ने कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को टिकट दिया है। अन्य अहम चेहरों में निजामाबाद से धर्मपुरी अरविंद और जहीराबाद से बीबी पाटिल शामिल हैं। तेलंगाना के उत्तरी भाग में बीजेपी का जमीनी आधार ज्यादा मजबूत है। यहाँ की राजनीति के जानकार मानते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी का जमीनी आधार तैयार करने में वनवासी कल्याण आश्रम जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका रही है। ये संस्थाएं सालों से चुपचाप अपने कामों में लगी हुई हैं, जिसका फल अब बीजेपी को मिलना शुरू हुआ है। चौथे चरण के मतदान में सियासी दलों के बीच यूपी के मैदान में 13 सीटों की जंग लड़ी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र की 11 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी फोर्थ फेज की वोटिंग में होगा। बीजेपी को लगातार सत्ता से नवाज रहे मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में भी इसी चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। एनडीए जीत की हैट्रिक के लिए चुनाव मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन संसद में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। दोनों ही बड़े दावेदारों के लिए 3 राज्यों की 32 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम दलों के कैंडिडेट की किस्मत दांव पर लगी है। इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 41% के करीब करोड़पति प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। चौथे चरण में यूपी की अकबरपुर, बहराइच, धोरहरा, इटावा, फर्रुखाबाद और हरदोई लोकसभा सीट शामिल है। इसके साथ ही कन्नौज, कानपुर, खीरी, मिश्रिख, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव सीटों पर भी वोटिंग होनी है। इस चरण में 130 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यूपी की चुनावी जंग में करोड़पति उम्मीदवारों के साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके पास चुनाव लड़ने भर के भी पैसे नहीं। यहाँ तक कि खीरी सीट से चुनाव लड़ रही कुमारी पंचशीला आनंद ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव, अनु टंडन, आनंद भदौरिया, सुब्रत पाठक, जयप्रकाश समेत करोड़पति उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आपको बताएं कि इस चरण की सबसे हाई प्रोफाइल कन्नौज सीट पर 2 करोड़पति उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। सपा से अखिलेश यादव और बीजेपी से सुब्रत पाठक चुनाव मैदान में है। वहीं चौथे चरण के अमीर कैंडिडेट की बात करें तो उन्नाव से सपा उम्मीदवार अनु टंडन सबसे अमीर कैंडिडेट है। अनु टंडन के पास 76 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अमीरों की सूची में दूसरे स्थान पर है। अखिलेश यादव ने अपनी 42 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति घोषित की है। वहीं मध्य प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव में शामिल 8 सीटों पर 74 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में एमपी के अंदर देवास, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खंडवा और खरगोन लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ने एमपी के मैदान को फतह करने के लिए प्रचार में पूरा दम झोंक दिया है। आला नेताओं के साथ दोनों गठबंधनों के दूसरे बड़े नेताओं ने भी चौथे चरण के चुनाव को अपनी तरफ करने के लिए प्रचंड प्रचार अभियान छेड़ दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को ग्वालियर, चंबल और मालवा अंचल में सक्रिय कर दिया है। चौथे चरण के प्रचार के तहत रतलाम लोकसभा सीट पर राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकार आने पर वे आरक्षण को 50% से अधिक करेंगे। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं।
राहुल गांधी ने जोबट में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। 400 सीट तो छोड़िए, उनको 150 भी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि बीजेपी फिर सरकार में आकर संविधान बदलना चाहती है, लेकिन हम आरक्षण में बढ़ोतरी करने वाले हैं। वहीं चौथे चरण में 13 मई को महाराष्ट्र की अहमदनगर, नंदुरबार, शिरूर, जलगांव, औरंगाबाद, पुणे, बीड लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की जमीन से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, तो साथ में विपक्ष पर तगड़े निशाने भी साध रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। वहीं दूसरी तरफ मराठा लैंड में राहुल गांधी भी केंद्र और राज्य सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की हालत में अपनी योजनाओं के फायदे गिना रहे हैं। राहुल गांधी ने पुणे की जनसभा में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चुनिंदा उद्योगपतियों को नाजायज फायदा पहुंचाया है, जबकि कांग्रेस किसान हितैषी पार्टी है। 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आप शेम कह रहे हो, मगर 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है जानते हो? आम आदमी नहीं समझ सकता, आप और हम नहीं समझ सकते 16 लाख करोड़ रुपया क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। अगर हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब यूपीए की सरकार थी, अगर आप किसानों का कर्जा माफ 24 बार 24 साल के लिए हर साल कर्जा माफ करोगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 बार किसान का कर्जा माफ करो, उतना पैसा दे दिया इसने। हालात यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% हिंदुस्तान के हाथ में 40% हिंदुस्तान का धन है। चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान होगा। तमाम सियासी पार्टियों ने इस फेज के तहत कवर हो रही लोकसभा सीटों के नतीजे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में यहां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की है और इसके साथ ही बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीटों पर भी 4th फेज में वोट डाले जाएंगे। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव है, जहां पीएम मोदी ने खास जोर लगा रखा है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए चुनाव मैदान में उतरी कृष्णानगर से बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय सबसे अमीर प्रत्याशी है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं। इन दोनों के अलावा पश्चिम बंगाल में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 21 उम्मीदवारों के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सूची में सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार टीएमसी और दूसरे नंबर पर बीजेपी के हैं। वहीं सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार जगन्नाथ सरकार हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में पूरे देश के लिए सरकार चुनने का अवसर है। तृणमूल तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। क्या तृणमूल 15 सीट लेकर सरकार बना सकती है? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा ले, इस बार अर्धशतक लगाना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वे मुश्किल में हैं। इस चुनाव में साफ है कि अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। ये चुनाव देश के चुनाव है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए
सरकार चुनने का अवसर है। देश में सरकार कौन बना सकता है? टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। अब आप मुझे ये बताइए, क्या टीएमसी 15 सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए। 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? इस चुनाव में साफ साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट और फिर तृणमूल ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। जहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां निवेश करने कौन आएगा? आप जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई साथियों का क्या दोष था, जो बॉर्डर के उस पार रह गए? ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए हमारी सरकार ने सीए लाने का साहस किया, लेकिन तृणमूल इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। साथियों, मुझे यहाँ के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहाँ कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन निवेश करेगा? भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का इंडी अलायंस सिर्फ एक ही काम जानता, और वो काम है अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबका क्या दोष था जो बॉर्डर के उस पार रह गए? ऐसे साथियों का ध्यान रखने की गारंटी देश के विभाजन के समय दी गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस बात को भुला दिया गया। मैं यहां भी जब मातुआ समुदाय के लोगों से मिलता हूं तो हमारे मतुआ के समाज के लोग उनकी पीड़ा मुझे बताते हैं, वो मुझे सुनकर के बड़ा दर्द होता है। ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने मतुआ समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय देने के लिए सीए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हैं। इस बार बीजेपी और बीजेडी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे हैं। चौथी चरण की जंग जीतने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा के प्रचार मैदान में उतरे हुए हैं। ओडिशा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान जनता से कहा कि आपका उत्साह साफ साफ बता रहा है कि इस बार बीजेडी जाएगी और बीजेपी आएगी। जो ओडिशा की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति को अपने सिर माथे लगाकर चलेगा, उसे ही बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। जो यहाँ की समस्या जानता हो, जो यहाँ के समाधान जानता हो, जो जनता से जुड़ा हो, बीजेपी ऐसा सीएम देगी। ये मोदी की गारंटी है।
पीएम मोदी ने ओडिशा में चुनावी रैली के दौरान कहा कि मुझे ये देखकर दुख होता है कि बीजेपी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया। मोदी जो योजनाएं बनाता है उनको बीजेपी सरकार ने लागू होने नहीं दिया। जो लागू हुई उनमें बीजेपी ने अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। इसके साथ चुनाव आयोग ने बिहार और झारखंड में चौथे चरण के तहत सफल चुनाव करवाने के लिए कमर कस ली है। हालिया ईडी छापों के बाद झारखंड में चुनावी पारा फिर उफान पर पहुंच चुका है, जिसका असर मतदान पर होना तय है। पर आज की एक खास पेशकश चौथा चरण भीषण जंग में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।